नमस्कार साथियों, मैं लेखनी पुट्टे संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश में नदी अववाह तंत्र, जिसमें हमने ताप्ती अभी करना है। इससे पहले हमने नर्मदा अववाह तंत्र किया था, गंगा अववाह तंत्र किया था और माही अववाह तंत्र किया है। चलिए ताप्ती को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख चुके हैं सारी नदियों को, तो ये आप रिवीजन करते रहना। चलो ओके। तो ताप्ती पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका एक नाम रहा है, तो ये सूर्यपुत्री कहा जाता है ताप्ती को। ठीक है, सूर्यपुत्री। इसके अलावा एक और नाम आपको उपनाम में मिलेगा, वो है शनि की बहन, शनिदेव की बहन। ओके, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है। चलिए अब हम ज्योग्राफिकल स्थिति में चलते हैं। ओके, तो आप सबने यहाँ पर देखा है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, आप सबको पता है, वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ओके, तो इसका जो बीच वाला भाग है क्या कहलाता है? क्योंकि हम पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, ये मध्य वाला हिस्सा क्या कहलाता है? महादेव श्रेणी। और पूर्वी हिस्सा मैकाल श्रेणी। तो ये इस बीच वाले हिस्से में, यानी कि महादेव श्रेणी से एक नदी उद्गम होती है, उस नदी का नाम है ताप्ती। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में होने के बाद ये महाराष्ट्र की ओर प्रवेश करती है, फिर ये गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ तक ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, चूंकि यहाँ उत्तर पर इसके क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसके ताप्ती नदी के दक्षिण में एक और पर्वतमाला है, वो है अजंता, जो महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में है। ये भी एक रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। और भ्रंश घाटी को आप पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं, जब नर्मदा पढ़ाया था मैंने। फिर भी एक बार और देख लीजिए, जब चट्टाने का बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो ये बीच की चट्टान नीचे की ओर होगी और नीचे होने की वजह से क्या बन जाती है, ये भ्रंश घाटी। तो इनके बीच में बह रही है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ऊपर कौन सी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, वो है सतपुड़ा। और नीचे है उसके अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। कौन कौन से राज्य हैं? प्रवाह देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम ये देखेंगे इसकी सहायक नदी और उद्गम क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। हमने सिर्फ पहाड़ी देखी है अभी कि कहाँ पर उद्गम है, ब्रज घाटी देखी है। अब देखते हैं कि नदी का उद्गम किस जगह से हुआ है मेनली, और इसकी सहायक नदियाँ। तो ये नदी है बैतूल के पास, मुल्ताई हिल्स। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है? बैतूल। और हमने पहाड़ी बता चुकी है, महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ये मुल्ताई क्षेत्र, यहाँ से इसका उद्गम है। ओके, ये उद्गम होती है महाराष्ट्र, फिर गुजरात और अंत में कहाँ पर विलय हो जा रही है?
खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में जाकर मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। यहाँ तक ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं हम। तो इसकी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी कुल 10 सहायक नदियाँ मेनली मानी जाती हैं। चार चार जो है इसके राइट साइड से आकर मिलती हैं और बाकी की 6 जो है लेफ्ट साइड से। आप सबको पता है नदी का मुख जिस तरफ होता है उस आधार पर ही निर्धारित किया जाता है उसका दाया कौन सा होगा और उसका बाया कौन सा होगा। चलो, तो यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट साइड से जो नदियाँ उस पर आकर मिलती हैं वो है, सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है वो है पूर्णा। कौन सी नदी? पूर्णा। फिर गिरना, फिर है बारना, ओके सॉरी बोरी, पंजारा, पंजारा, एक है अमरावती। ओके, और यहाँ पे कितनी नदियाँ हो गई? 5। ये मुख्य नदी है, फिर छोटी सहायक नदियाँ हैं और एक है यहाँ से आकर मिलती है वो है अरणवती। अरणवती, ठीक। जहाँ पे ये खंबात की खाड़ी मिलती है यहाँ पर एक बंदरगाह है वो है स्वाली बंदरगाह। कौन सा? स्वाली बंदरगाह। स्वाली बंदरगाह ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा है? ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पे 3 परियोजनाएं हैं फेमस। एक पारसडो परियोजना है जो बैतूल पर ही है। पारसडो परियोजना, पारसडो परियोजना यानी कि एक डैम है जो कहाँ पर है? बैतूल में है। फिर महाराष्ट्र में एक है हंटनूर परियोजना। ओके, महाराष्ट्र में। और गुजरात में एक परियोजना संचालित हो रही है उसका नाम है उकाई परियोजना। ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ों को जान लिया कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर। और आपको सबको पता ही है 3 राज्यों में प्रवाह है। 3 राज्य ये हम पहले भी बता चुके हैं। चलो अब कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो उद्गम कहाँ पर है ये हम बता चुके हैं। बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम है। मुहाना कहाँ पर है? मुहाना खंबात की खाड़ी जिस पर ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र से होकर जाती है और अंत में गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणवती। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। इसके अलावा परियोजना भी हमने पढ़ी, पारसडो परियोजना जो बैतूल में है और हंटनूर परियोजना महाराष्ट्र में संचालित हो रही है। और इसके अलावा एक उकाई परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है, पर ये किस राज्य पे है? गुजरात पर। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट देख लीजिए। ताप्ती नदी के अन्य नाम वही सूर्यपुत्री और ताप्ती नदी के किनारे कुछ शहर बसे हैं जिसमें बुरहानपुर है, भुसावल है, सूरत है। और ये इस पे ना सबसे ज़्यादा मिट्टी के टापू बने हुए मिलते हैं। मिट्टी के टापू टापू तो आपको पता है, आइलैंड, छोटे छोटे बड़े मतलब छोटे के ऐसे स्थान जो नदी को चारों तरफ, नदी उसको चारों तरफ से घेरी हुई होती है। तो वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेंगे?
ताप्ती नदी पर। फिर इस पे एक स्वाली बंदरगाह है और सूरत बंदरगाह कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, और जो गुजरात में स्थित है। ये हम बता चुके हैं। और किसके समानांतर है? नर्मदा के समानांतर है। और पर्वतमालाएं कौन कौन सी थी? सतपुड़ा और अजंता, इन दोनों के मध्य प्रवाहित हो रही है। और ये हम बता भी चुके हैं कि भ्रंश घाटी है ये, मतलब भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखो, इसके बारे में हमने एक चीज देखी, सारी चीजें लगभग देख ली, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं वो हम बता देते हैं। जैसे कि ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अपने मध्य प्रदेश की दो नदियां करती है, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ठीक। इसके अलावा ये नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा के समानांतर बहती है। ओके। ताप्ती को ना नर्मदा की जुड़वा भी कहा जाता है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ताप्ती को। चलो, और इसका प्रवाह किस दिशा की ओर है? पूर्व से पश्चिम। अगर हम दिशा की बात करें, दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। मध्य प्रदेश की तीन नदियां हैं जो पश्चिम की ओर जा रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन कौन सी? एक नर्मदा है, एक ये ताप्ती है, और एक और हमने पढ़ी थी जो कि माही है। ओके। ये तीनों ही अववाह तंत्र मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों कहाँ? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट नदी में आते हैं, और वो है गोदावरी अववाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो, वेनगंगा नदी जो किसके अंतर्गत आ रही है? दक्षिणी प्रवाहित नदी। और ये आ रही है किसके अववाह तंत्र है? ये गोदावरी अववाह तंत्र का हिस्सा है। वेनगंगा के बारे में अगर जाने तो वेनगंगा को वैया, अब भैया या दीदी कहा जाता है। इसके उपनाम की बात करें वेनगंगा की, वेनगंगा की वैया या दीदी कहा जाता है। ओके। इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम है सिवनी के पास, मुंडारा जगह से। ये गोपालगंज है, वहां से उद्गम होता है। ठीक है। अब ये जो है कहाँ पर जाकर विलय होती है? ये जो है, अगर हम इसको पूरा अंत तक देखें, वेनगंगा जो विलय होती है वो तेलंगाना में जाकर गोदावरी में। लेकिन लेकिन ये उससे पहले प्राणहिता का एक संगम बनाती है जो वर्धा नदी से मिलने के बाद होता है। तो इसका जो विलय है, यानी कि मुहाना अगर हम देखें तो कहाँ पर है? गोदावरी नदी पे। ठीक है। अब चलो इसके बारे में बना लेते हैं, इसको मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश बनाएं तो मध्य प्रदेश के सिवनी जगह, सिवनी के इस जगह से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? मुंडारा गांव से। ठीक है। मुंडारा स्थान से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर चलो इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हम नदियों को अच्छे से कर पाए। ये हो गया। हाँ,
ये सिवनी यहाँ पर है। सिवनी के मुंडारा गांव से, जो कि गोपालगंज में आता है, यहाँ से उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक नदी आती है, वो भी मध्य प्रदेश से आती है, जो बैतूल के कालीभीत पहाड़ी से आती है। वो है वर्धा नदी। कौन सी नदी? वर्धा नदी। बैतूल के कालीभीत से, कालीभीत पहाड़ी। और ये मुंडारा, सिवनी। तो इन दोनों का संगम कहाँ हो जाता है महाराष्ट्र में? गढ़चिरौली में। इन दोनों का संगम कहाँ हो जा रहा है? गढ़चिरौली में। और वहां पर जब ये संगम हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और किस नाम से जानी जाएगी? प्राणहिता के नाम से। और ये महाराष्ट्र में बहते हुए ये तेलंगाना में प्रवेश कर जाएगी। और तेलंगाना में ये किस नदी से मिल जाएगी? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है ना, उस नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राणहिता के नाम से जानी जाती है, इन दोनों के विलय से। प्राणहिता। और ये वर्धा नदी थी, कहाँ से उद्गम हुई है? बैतूल के कालीभीत पहाड़ी से। यहाँ तक ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, छिंदवाड़ा से दो नदी आती है, एक कान्हन नदी है, कान्हन नदी, और एक पेंच नदी। ठीक है, एक पेंच नदी है, यहाँ पे पेंच नदी, और एक है कान्हन नदी, जो किस पर आकर मिल रही है? बेन गंगा पर। ठीक है, तो बेन गंगा पर आकर ये मिल जाती है। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? जैसे कान्हन नदी सोसर से उद्गम होती है और कहाँ पर जाकर विलय हो जा रही है? बेन गंगा पर। पेंच नदी भी बेन गंगा पर। पेंच के बारे में, पेंच नदी के बारे में एक चीज़ आपको पता ही होगी, पेंच नेशनल पार्क है। ओके, तो वो जो ये नदी है उसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इसके अलावा आपको मोगली की कहानी भी पता होगी, तो मोगली भी की कहानी भी इसी नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी, द जंगल बुक। उसके अलावा द सेकेंड जंगल बुक भी लिखी थी, तो उस पर मोगली का वर्णन मिलता है। तो ये पेंच रिवर जो है किस पर? बेन गंगा पर आकर मिल गई हो। इस पर एक नेशनल पार्क है जो है पेंच नेशनल पार्क, जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी करके भी नाम से भी जाना जाता है। और गढ़चिरौली में जब ये वर्धा नदी से मिल जाते हैं तो इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और अंत में ये तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। किसमें? गोदावरी नदी से मिल जाती है। चलो इसके फैक्ट पढ़ते हैं। चलो आओ, उद्गम कहाँ हो रहा है? इसका उद्गम मुंडारा गांव, गोपालगंज, सिवनी जिले से। ठीक है, कहाँ से उद्गम हो रहा है? मुंडारा गांव, सिवनी जिले से। और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और महाराष्ट्र में कौन सा संगम बनाती है? प्राणहिता संगम। और ये अंत में गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, इसकी लंबाई है 569, 569। इसकी लेंथ कितनी है? अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 569 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ वर्धा है, ओके, बाघ है, अंधरी है, इसके अलावा और भी हैं जो अभी हमने पढ़ी, पेंच है, कान्हन है, ओके। इसके अलावा बावनथड़ी है। ठीक है, बावनथड़ी जो जब इस पर आकर मिलती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बावनथड़ी इस पर आकर जब मिलती है, यहाँ पर मिलती है। बावनथड़ी में एक प्रोजेक्ट चालू है, उसका नाम है राजीव
सागर परियोजना, ओके, राजीव सागर परियोजना, इसका नाम क्या है? राजीव सागर परियोजना, सागर परियोजना। यहाँ तक क्लियर? किस पर? बावनथड़ी। ये नदी जो है बावनथड़ी है। देखो जहाँ पे ये सिवनी पर उद्गम होती है ना ये नदी, तो वहां पर एक डैम है, उसका नाम है भीम, कैसा डैम है ये? भीमगढ़ बांध। देखो यहाँ पर एक डैम है, उसका नाम है भीमगढ़ बांध, ओके। और ये मिट्टी का बांध है। यहाँ तक ठीक? इसके अलावा यहाँ पे एक गांगुलपारा बांध भी है बालाघाट के पास। इसी नदी के किनारे बालाघाट है, इसी नदी के किनारे यहाँ पर बालाघाट है, ठीक है। तो बालाघाट के पास एक गांगुलपारा डैम है। कौन सा? गांगुलपारा जलप्रपात। क्या है? ओके, तो गांगुलपारा यहाँ पे वाटरफॉल है। कहाँ पे? ये बालाघाट के पास। ये पहाड़ी वाटरफॉल है, ना कि बेनगंगा का है। बेनगंगा में नहीं है, बल्कि उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर पहाड़ पर है ये वाटरफॉल, बट पास में है, इस वजह से उसको मान लिया जाता है कि किसका हिस्सा है ये? बेनगंगा का। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर। चलो यहाँ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसकी सहायक नदियाँ वर्धा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी, पेंच, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा परियोजना की बात करें तो एक परियोजना है भीमगढ़ बांध परियोजना, जो वैनगंगा नदी पर है, जिसे संजय सरोवर परियोजना भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट पर, सिवनी जिले पर। इसके अलावा धूती बांध भी है, धूती बांध है बालाघाट पर, ओके। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है और ये बालाघाट जिले पर है। और माचा गोरा बांध पेंच नदी पर है और ये छिंदवाड़ा जिले पर है। तो पेंच नदी का उद्गम यहाँ पर छिंदवाड़ा के पास से हुआ था, जुन्नार देव से। ये आप याद रखना कि पेंच का उद्गम कहाँ से है? जुन्नार देव से। और कान्हन का सांसर से, सौसर से। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये छोटी नदियां हैं। बस आप इसके पूरे अववाह तंत्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या है ये, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कौन सी नदी? वेनगंगा नदी। कहाँ से उद्गम हो रही है? सिवनी के मुंडारा गांव से। और मुंडारा में भी गोपालगंज की बात की गई है, ओके। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर, ओके। उद्गम तो वहां से हो रही है, मिल कहाँ रही है जाकर? ये अरब सागर में, खंबात की खाड़ी, वो भी गुजरात के पास। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? जिसमें है एक तो वर्धा जो आकर मिलती है, तो वर्धा, दोनों जब ये मिलती है वेनगंगा तो प्राणहिता बनाती है, ओके। सॉरी, मैंने थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूँगी। मैंने क्या बोला है इसमें? इसका विलय कहाँ होता है? तो ये गोदावरी में विलय होता है, ओके। तो गोदावरी में इसका विलय होता है, कहाँ पर? वो भी तेलंगाना के पास, ओके, तेलंगाना के पास होता है। और ये गोदावरी में प्राणहिता के नाम से विलय होती है। ये चीज़ क्लियर, ओके। यहाँ तक ठीक है। फिर इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? वर्धा है, कान्हन है, पेंच है, और इसके अलावा बाघ है, अंधरी है, ओके, बावनथड़ी है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें राजीव सागर परियोजना है, भीमगढ़ डैम पढ़ा हमने, ओके। और एक हमने पढ़ा था माचा गोरा बांध, और धुती बांध कहाँ है? बालाघाट पर। यहाँ तक ठीक है, चीज़ें लगभग क्लियर है। मिस्टेकली मैंने एक गलत चीज़ बोल दी थी, उसके लिए सॉरी। वो ऐसा कुछ नहीं था, वो मैं मैं ताप्ती के मूड में बोल दी थी, तो उसके लिए चलो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। तो देखो वेनगंगा नहर पर पहली नहर परियोजना 1923 में किया गया था। कब? 1923 में। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे, ये हम पढ़ चुके हैं। वेनगंगा नदी के समीप पहाड़ी झरना कौन सा है? गांगुलपारा। ये समीप है, वेनगंगा पर ही नहीं है, पर हाँ मान लिया जाता है। वेनगंगा को पुराणों में बेवा, बैया, दीदी के नाम से जाना जाता।
ये भी हम देख चुके हैं। चलो आगे देखते हैं वर्धा के बारे में। देखो अभी हमने जो पढ़ा है वही चीज मिल रही है। वर्धा जिसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी बैतूल से है। कहाँ से? कालीभीत पहाड़ी बैतूल के वर्धन शिखर से है। और ये महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा से मिलती है और कौन सा संगम बनाती है? प्राणहिता। और ये महाराष्ट्र में सेवाग्राम पवनार आश्रम इसी की नदी के किनारे स्थित है। पवनार आश्रम से याद आएगा आपको विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी इन्होंने क्या चालू किया था? भूदान आंदोलन। कौन सा? भूदान आंदोलन 1940 में स्टार्ट किया था ना। इनका क्या उद्देश्य था? कि शिक्षा से अपनी जमीन दान देने का उद्देश्य था। फिर यहाँ आओ आगे बढ़ो। प्राणहिता नदी कब हो जाती है? वो वर्धा और पेनगंगा के संगम के पास। यहाँ तक ठीक है। और कहाँ पर? महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पर। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित एक उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। तो ये जो राइटर है नीलकांतन जी, इन्होंने एक बुक लिखी थी राइज ऑफ शिवगामी, जिस पर प्राणहिता नदी का वर्णन मिलेगा। और इसी नदी पर ही क्या बना, मतलब जो फिल्म बनी ना बाहुबली, इसी नदी के आधार पर ही बनी थी। पेंच नदी जिसे हमने अभी देखा था, वो भी कहाँ किसकी सहायक नदी थी? बेनगंगा की। और छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से उद्गम हो रहा है इसका, ये देखा हमने। यह नदी इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हुई, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता, तो ये हम बता चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी के कौन सी जगह पे मिल रहा है? अमोदा गढ़ पर। चलो रुडयार्ड किपलिंग ने 2 बुक लिखी थी जो, उस पर भी मोगली का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे फेमस बुक है द जंगल बुक। उसके बाद द सेकेंड जंगल बुक लिखी थी। उसके बाद एक और बुक लिखी थी, वो है रेड डॉग बुक। यहाँ तक ठीक है? चीजें लगभग क्लियर है? इधर आओ। चलो यहाँ देखो। देखो हमने लगभग सभी अफवाह तंत्र को कंप्लीट किया, जिसमें हमने गंगा अफवाह तंत्र को किया। गंगा अफवाह तंत्र, फिर नर्मदा, उसके बाद ताप्ती। ये क्रमशः है, कौन सा सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा गंगा अफवाह तंत्र है, फिर नर्मदा है, फिर ताप्ती है, उसके बाद है माही, फिर है गोदावरी, फिर गोदावरी। और सबसे कम जिसका अफवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वो है महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र। 153 किलोमीटर ही लंबाई है। ओके, तो क्रमशः सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा गंगा का। ओके, नर्मदा का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसके अलावा कुछ और चीजें जान लो, जैसे कि हमने बात की थी मालवा की गंगा कौन सी कहलाती है? मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा गया है, क्षिप्रा को। चलो इसके बाद बुंदेलखंड की गंगा कौन सी है? बुंदेलखंड की गंगा ये है बेतवा नदी। अगर हम मध्य प्रदेश की गंगा की बात करें तो वो है नर्मदा, वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा है, वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से। और प्रदूषण के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की गंगा को किसे कहा गया है? बेतवा को। इसे प्रदूषण के दृष्टिकोण से कहा गया। ओके, ये चीजें क्लियर? ओके, सबसे सुंदर नदी किसे कहा है? सबसे सुंदर नदी
मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने कहा है, वो है केन नदी को। ओके, ये हो गया लगभग काफ़ी कुछ जो नदियों के अवतरण से जुड़ी हुए फैक्ट थे। इसके अलावा कुछ और होंगे तो हम उसे ऐड करवा देंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़िए इसे, एक बार रिवीजन अच्छे से करिएगा विथ ड्रॉ करके, ताकि आपको नदियों को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सहायक नदी जब भी पूछी जाती है उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।